लोकसभा चुनाव का परिणाम जब से आया है उसके बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक अलग ही जोश में दिख रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में कई नेताओं ने राहुल गांधी के बदलते तेवर को लेकर तारीफ की है और राहुल गांधी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। कभी मणिपुर के पीड़ितों से मुलाकात करना हो या केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से पीड़ित लोगों से मुलाकात करना या फिर एक साधारण से मोची से मिलकर उसके दुख को अपने साथ बांटना हो। हाल के दिनों में राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई तारीफ के काबिल है और यही कारण है कि कई विपक्षी नेता या फिर यूं कहें कि वो लोग जो कभी राहुल गांधी के खिलाफ थे वो उनके मुरीद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भला आदमी बताते हुए काफी प्रशंसा की है। साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी धूर्तता से नहीं बल्कि मनुष्यता से चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बताया कि उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि है और वह अच्छा बोलना भी जानती हैं। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कुमार विश्वास से जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन है, तब उन्होंने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कई बातें कही। कुमार विश्वास ने कहा, राहुल गांधी मनुष्य बेहतर हैं, भले आदमी हैं। मैंने जब चुनाव लड़ा था तब उनके बारे में काफी खराब बातें बोली, लेकिन उनका मेरे प्रति व्यवहार काफी गर्मजोशी वाला रहा। उससे लगता है कि उनके अंदर मानवता ज्यादा है। राजनीति और परिवार दोनों में ही मनुष्यता से चलते हैं, ना कि धूर्तता से। वहीं कुमार विश्वास से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे एक वोट देना है, उसे चुनाव के समय दे आऊंगा। इसके अलावा कुमार विश्वास से यह भी सवाल हुआ कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में किसकी अगुवाई में कांग्रेस सरकार आ सकती है। इस पर कुमार विश्वास ने कहा कि यह उनका आंतरिक मैटर है। प्रियंका जी के पास दादी की छवि है और बोलना भी जानती हैं। आने वाले समय में क्या राहुल गांधी हरा पाएंगे? तो इस पर कवि ने कहा कि जब हम 2014 में चुनाव लड़े थे तो हमारा कहना था कि देश को समझना है तो नीचे उतर कर समझिए। पिछले 10 सालों में उन्होंने यह किया है। राजनीति में भले लोगों की कीमत नहीं है। पॉडकास्ट में कुमार विश्वास से जब पूछा गया कि क्या हिंदुओं पर खतरा है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपने कभी किचन में काम किया? चाय फ्राई पैन में बनती है जबकि दूध बड़े पतीलों में गर्म होता है। दूध में बहुत देर लगती है जबकि चाय तुरंत बन जाती है। हिंदुत्व बड़ा विचार है और पुराना है। बात फैलने में देर लगती है जबकि बाकी में तुरंत चेतना आ जाती है, तुरंत बात आ जाती है। I stand in support of the Women's Reservation Bill. Yesterday, I was listening to the discussion and the issue of the Sengol came up. And there was a conversation, a to and fro, about the Sengol. And also a little bit about the conversation about the transfer of power from the British to the people of India. Before handing over power to the people of India, the British asked the leadership of the freedom movement, who are we going to transfer power to? And of course, there was a little bit of arrogance in this statement because they viewed India as a poor country. And the revolutionary answer that our freedom fighters gave was, we are going to transfer power to the people of India. So we became a country that from its inception gave the vote to all our women. And this was a revolutionary thing at the time. We also gave the vote to every single community. And the vote was a mechanism of transfer of power. It was designed to further transfer power to the people of India. And if you look at the journey from independence, it's been that journey. It's been a constant transfer of power, more and more and more power to the people of India, on one side. And on the other side, the counter idea, that take away power from the people of India. This is the
This is the fight that is going on. And in fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step. It is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know, there is of course the Adani issue, which is, they always want to take the attention away. But there is another, I would like to say that. One of the things that, this is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. So, one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।